तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लासेज में हम पढ़ेंगे समास और समास के प्रकार। देखिए, समास जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है भाई, एक सम और दूसरा होता है आस। ठीक है, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वह क्या है? समास। सम का मतलब होता है निकट। क्या होता है? निकट अथवा पास। और आस का जो मतलब होता है वह होता है बैठाना। ठीक है, अब दोनों का सम्मिलित रूप क्या हुआ? निकट बैठाना, पास बैठाना। अब पास किसको बैठाएंगे? शब्दों को, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को निकट बैठाकर, पास बैठाकर जो शब्द रूप बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कह सकते हैं? समास कह सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर ठीक है भाई, जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है, जैसे शब्द है नीला, और दूसरा जो शब्द है वह है कमल। एक शब्द नीला है और दूसरा शब्द है कमल। इन दोनों को मिलाकर के जो शब्द बनाया गया है वह क्या है? नीलकमल। ठीक है, तो ये नीलकमल शब्द बना, और इस शब्द को बनाने में जो प्रक्रिया काम आई वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है भाई, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरा आता है सामासिक पद। सामासिक पद या फिर समस्त पद, ये क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और जब दो पदों को मिलाकर के जो नया पद बनाया जाता है वह नया पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है या फिर सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के नया पद बनाना क्या, और नया जो पद बनता है वह पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया, चिड़िया और घर, कितने शब्द थे? दो शब्द, एक चिड़िया और दूसरा क्या है? घर। चिड़ियों के रहने का जो घर है, अब दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? चिड़ियाघर। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? चिड़ियाघर। अब ये चिड़ियाघर क्या कहलाएगा? ये चिड़ियाघर कहलाएगा समस्त पद। और इस समस्त पद को जो अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी दो पदों को जो मिलाते हैं तो समास बनता है, और उस समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है लालाओ क्या? समास विग्रह। क्या कहलाती है? समास विग्रह। ठीक है, समासिक जो शब्द होता है उसमें से विभक्ति को हटा देते हैं। ठीक है, और विभक्ति को हटा करके उसे जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं करते हैं ना, वो कहलाती है क्या? समास विग्रह। ठीक है,
अब देखिए समास के प्रकार। समास के प्रकार। देखिए हिंदी में समास जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। इन 6 प्रकार के समासों को एक सूत्र से याद रख सकते हैं, अतो द्वे बद्विक। ठीक है, जिसमें ऐसे बनता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है भाई। और तैसे बनता है तत्पुरुष समास। द्वे से बनता है द्वंद्व समास। और वैसे बनता है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा है कर्मधारय समास। इस तरह भाई अपने 6 समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब इन 6 प्रकार के समासों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो पहला समास है वह है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास जो है कहाँ होता है? जिस समास में अव्यय का भाव हो वह समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास 3 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति क्या है? यदि किसी शब्द का पहला पद क्या हो? यदि पहला पद अव्यय हो। क्या हो भाई? अव्यय। ठीक है। और दूसरा जो पद है वो क्या हो? दूसरा जो पद है वो क्या हो? दूसरा पद संज्ञा हो। पहली परिस्थिति क्या है? पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। ध्यान रखिए समास के 2 पद हो सकते हैं। पहला पद जो पहला शब्द होता है, दूसरा पद जो दूसरा शब्द होता है। इसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। यदि किसी शब्द का पहला पद आपको अव्यय मिल जाए तो और दूसरा पद जो है संज्ञा मिल जाए तो वहाँ समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। दूसरी परिस्थिति क्या है? दूसरी परिस्थिति है कि पहला पद, यदि पहला पद उपसर्ग मिल जाए। क्या मिल जाए? पहला पद उपसर्ग युक्त हो। यदि पहला पद उपसर्ग युक्त दिया गया है तो भी समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। तीसरी परिस्थिति क्या है? तीसरी परिस्थिति है यदि एक ही शब्द का दोहरान हो। यदि एक ही पद की पुनरावृत्ति हो। यदि एक ही शब्द बार बार आए तो वहां भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें 2 शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो क्या है? यथा है।
और दूसरा शब्द क्या है, शक्ति है। अब यथा शब्द क्या है, ये यथा शब्द जो है ये अव्यय है। ये शब्द क्या है भाई, ये अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द। और ये शक्ति क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब आप बताइए पहला पद अव्यय है या नहीं है, दूसरा पद संज्ञा है या नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, यथा संभव, इस तरह के, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि पहला पद उपसर्ग युक्त होना चाहिए। यदि पहला पद उपसर्ग युक्त है तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिएगा उपनयन, समास विग्रह क्या बनेगा, आंखों के समीप। उपनिषद, समास विग्रह क्या बनेगा, गुरु के निकट। इसमें क्या है, उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है या नहीं है। ऐसे ही प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिपल, इन सब में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और तीसरी परिस्थिति क्या है, एक ही पद की पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द बार बार आए। जैसे मान लीजिए ये आ जाए लाल लाल, लाल लाल, तो कि इसका समास विग्रह क्या बनेगा, लाल ही लाल। अब बताइए एक ही शब्द दो बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाथों हाथ, हाथों हाथ, इसमें भी क्या आ रहा है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो भी क्या होगा, तो भी अव्ययी भाव समास होगा। ऐसा ही देखिए बीचों बीच, रातों रात, उसमें भी यही होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें पीढ़ी के बाद पीढ़ी, तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। अगर बीच में दर शब्द लग जाता है तो भी, पहले बे लग जाता है तो भी, बद उपसर्ग लग जाता है तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वह समास क्या कहलाता है भाई, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। दूसरा समास देखिए, दूसरा समास है ललाओ तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास कहाँ होता है, तत्पुरुष समास वहाँ होता है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का क्या प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो। यानी जो समास का जो अर्थ निकलेगा शब्द का, वह दूसरे पद के अनुसार निकलना चाहिए। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो, दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों के बीच में क्या होना चाहिए, कारक चिन्हों का लोप होना चाहिए, ठीक है भाई। उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए एक बार। जिस समास का दूसरा पद, ठीक है, प्रधान हो, एक परिस्थिति यह है कि दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति शर्त क्या है, दूसरी शर्त है भाई दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का ये बात है, ठीक है।
दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, वह समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब ये तत्पुरुष जो समास होता है ये कितने प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। यानी कि तत्पुरुष समास में जो 8 कारक होते हैं उनमें से केवल 6 कारकों का प्रयोग ही होता है। ठीक है ना। एक तो कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है, और दूसरा है संबोधन कारक। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। ये बात है। ठीक है भाई। कौन कौन से कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता? एक तो कर्ता कारक का नहीं होता, एक संबोधन कारक का नहीं होता, बाकी सारे कारकों का प्रयोग जो है किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। उदाहरण के लिए देखिए, शब्द है जैसे मान लीजिए राजकुमारी, ये सामासिक शब्द हो गया। इसमें कौन सा कारक छिपा हुआ है? इसका देखिए, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। अब बताइए बीच में कौन सा कारक लग रहा है? संबंध कारक लग रहा है। की है या नहीं है? और अर्थ क्या निकल रहा है? कुमारी के संबंध में निकल रहा है। तो दूसरा पद प्रधान हुआ नहीं हुआ? दूसरा पद प्रधान हो गया। दोनों पदों के बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है? तत्पुरुष समास बन रहा है। जब समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? इस कारक चिन्ह का हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है भाई। एक उदाहरण और देखिए, चिड़ियाघर, क्या समास विग्रह बनेगा? चिड़ियों के रहने का घर। दही बड़ा, क्या बनेगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है। देश निकाला, क्या बनेगा? देश से निकाला। ठीक है। देश सेवा, क्या बनेगा? देश के लिए सेवा। राष्ट्रभक्ति, क्या बनेगा? राष्ट्र के लिए भक्ति। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अपना तत्पुरुष समास ही हो गया, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। और तीसरा जो समास है वह है द्वंद्व समास। प्रिय विद्यार्थियों, द्वंद्व समास कहाँ होता है? देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और दोनों पदों के बीच में किस शब्द का लोप हो? और का, या का, इत्यादि का लोप होता हो, वहां समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में और या इत्यादि, ठीक है,
शब्दों का लोप होता हो। ठीक है भाई। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हों, दोनों पदों के बीच में और का या इत्यादि शब्दों का क्या होता हो, लोप होता हो, और समास विग्रह करने पर इन सब का क्या होता हो, प्रयोग होता हो, वहां समास कौन सा होता है, द्वंद्व होता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिनों रात, क्या समास विग्रह होगा, दिन और रात, दिन और रात। ठीक है। पाप पुण्य, क्या होगा, पाप या पुण्य। साग सब्जी इत्यादि। कपड़ा लत्ता इत्यादि। सुख या दुख। ठीक है। सुबह शाम, सुबह और शाम। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हों, दोनों पदों के बीच में और का या का अथवा इत्यादि का क्या होता हो, लोप होता हो। ठीक है। वहां समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है।